नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी घटना का जिक्र करने के लिए जिस घटना से संभवतया भारत के हित बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। एक ऐसी घटना कि हमारा एक पड़ोसी मुल्क, उस पड़ोसी मुल्क की प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा देती हैं। असल में ऑफिशियली नहीं है, लेकिन पद छोड़कर भागती हैं और भागकर भारत आ जाती हैं। भारत आज संभवतया पूरी रात यहां रुकने वाली हैं और यहां रुककर उन्होंने लंदन में शरण मांगी है। जी हां साथियों, आप में से बहुत सारे लोग जो पहली बार इस खबर को सुन रहे होंगे, उन्हें एक बार के लिए यह कोई खबर प्रैंक लग सकती है, लेकिन सच्चाई है ये बनी हुई हेडलाइन कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने पद से रिजाइन किया, अपना देश छोड़ा और छोड़कर उड़ गई। और उड़कर गई कहां? तो भारत गई। शेख हसीना आज की रात संभवतया भारत में बिताने वाली हैं और उन्होंने यूके से असाइलम मांगा है, शरणागति मांगी है कि हमें अपने देश में आने दें। ऐसा क्या हुआ कि एक देश की प्रधानमंत्री अपने पद को छोड़ने के लिए तैयार हुई, अचानक छोड़कर भागी। भागने के बाद वहां की आर्मी ने उस पूरे सेक्टर पर कंट्रोल स्थापित कर लिया और आर्मी की तरफ से बयान आया कि हम अंतरिम सरकार बनाएंगे। अंतरिम सरकार की घोषणा हो चुकी है। क्या आर्मी का शासन होगा या अंतरिम सरकार होगी, ये सारी बातें आज के सेशन में जिक्र करेंगे। लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों शेख हसीना भागी, ये सारी बातें बताएंगे। हालांकि कयास इस बात के कल से ही लगने शुरू हो गए थे कि कुछ ज्यादा दर्दनाक होने वाला है, क्योंकि कल की सुर्खी थी लगभग 93 लोगों के मारे जाने की, जिसके बाद देश भर में अशांति का माहौल था। भारत ने अपने लोगों को अलर्ट कर दिया था कि कुछ भी हो सकता है, बी केयरफुल। यह सब कैसे हुआ, क्या कारण बना कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री अपने 3 सूटकेस में सामान रखकर अपनी गाड़ी से हेलीकॉप्टर का सफर तय करके निकल पड़ती हैं। हेलीकॉप्टर निकलता है और लोग इस हेलीकॉप्टर को इनके आधिकारिक निवास से उड़ता हुआ देखते हैं, कैप्चर करते हैं। लोग इसे ऑब्जर्व करते हैं कि प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर निकल गया है। प्रधानमंत्री अपने इस सीक्रेट हेलीकॉप्टर से अपने आवास को छोड़कर निकल गई हैं। यह तस्वीर बहुत वायरल हुई। जिस तरह की तस्वीरें आपने संभवतः श्रीलंका में देखी होंगी। श्रीलंका में जब तख्ता पलट हुआ था, जनता ने महंगाई के चलते अपने देश की सत्ता पलट दी थी, कुछ वैसा नजारा यहां पर भी देखने को मिला। आपको यहां पर यह चलते हुए हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री निकल कर जा रही हैं। जा कहां रही हैं? आंसर है इंडिया। जी हां, वो इंडिया पहुंची। इंडिया पहुंच करके हिंडन एयरबेस पर उतरने की सुर्खियां आई हैं। पता चला है कि वो भारत उतरी हैं। हालांकि कोई भी आधिकारिक बयान भारत सरकार की तरफ से नहीं आया है। यह मीडिया हाउसेस के द्वारा ही दिया गया क्लेम है, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तमाम दिमाग में सवाल बनने लगेंगे, अचानक ऐसा कैसे हुआ। आइए मैं सारी बातें आपको विस्तार से बताता हूं। साथियों, यहां 5 जून से स्थितियां बहुत घातक चल रही थी। ऐसा क्यों? बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने 5 जून को बांग्लादेश सरकार के एक पुराने फैसले को पलटते हुए आरक्षण को बरकरार रख दिया था। एक ऐसा आरक्षण जिसमें बांग्लादेश सरकार के बनाते समय 1971 में जो बांग्लादेश सरकार के समर्थक रहे थे, उन्हें रिजर्वेशन बरकरार रख दिया था। यह कहिए आसान भाषा में कि बांग्लादेश में रिजर्वेशन के खिलाफ जनता उतरने के लिए 5 जून की वो तारीख सबसे अहम थी, जब यहां की कोर्ट ने फैसला दिया कि आरक्षण लागू रहेगा। यहां के स्टूडेंट्स आरक्षण के खिलाफ उतरे। उन्होंने सरकार से कहा कि जो आरक्षण आप अपनों को देने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसे खत्म करिए और केवल आरक्षण अगर देना है तो अल्पसंख्यकों के लिए या फिर उन्हें जिनके लिए आपको मतलब जनता डिसाइड करेगी किसको दें। कुल मिलाकर 7% आरक्षण पर विद्यार्थी अड़े हुए थे। बांग्लादेश सरकार की सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की पालना करवाना मजबूरी थी। कोर्ट के फैसले की पालना में स्टूडेंट प्रोटेस्ट को होते हुए देखा और देख करके प्रयास किया कि इस प्रोटेस्ट को रोका जाए। जून में हुआ यह फैसला जून के अंतिम सप्ताह में बहुत जोर पकड़ने लगा। जबरदस्त तरीके से स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट प्लान करने लगे। स्थितियां जुलाई में एंट्री करती हैं। जुलाई मंथ के अंदर यूनिवर्सिटीज में जबरदस्त प्लानिंग की जाती है कि आरक्षण के विरोध में प्रोटेस्ट किया जाएगा। असल मायने में आरक्षण एक बहाना था। असली लड़ाई बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार से थी।
असल मायने में शेख हसीना 3 बार से लगातार पीएम हैं, 2009 से 24 तक, और उससे पहले भी वो 5 साल पहले से लेकर वो लगातार यहां की पीएम रही हैं। 1971 में शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश की सत्ता बनी थी, सरकार बनी थी। ऐसे में शेख हसीना का सरकार में बने रहना लगातार 15 साल से लोगों के अंदर एक रोष पैदा कर रहा था। रोष पैदा होने की एक और बड़ी वजह थी, वो थे हाल ही के चुनाव, जब अपोजिशन के अंदर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनाव से इनकार कर दिया था, क्योंकि अंतरिम सरकार के बिना ही चुनाव करा लिए गए थे। बांग्लादेश का सिस्टम है कि यहां पर जब इलेक्शन कराए जाते हैं तो इलेक्शन से पहले सत्तारूढ़ पार्टी भी अपने पद से पीछे हट जाती है, अंतरिम पीएम नियुक्त किया जाता है और फिर उनकी प्रेजेंस में चुनाव करवाया जाता है। लेकिन शेख हसीना ने अपने कंसेक्यूटिव चौथे टर्म के लिए जब चुनाव करवाया तो उसके लिए अंतरिम सरकार का प्रावधान नहीं रखा। इसके चलते अपोजिशन चुनाव में ही नहीं उतरा, शेख हसीना अपनी तरफ से चुनाव में उतरी, बिना विपक्ष के लड़े गए चुनाव में मेजॉरिटी सीट जीती और जीत करके प्रधानमंत्री बन गई। इस बात की बांग्लादेश में बहुत बुराई हुई। कहा गया कि बांग्लादेश को ऐसा करने के लिए भारत उकसा रहा है। भारत के उकसाने की भी बड़ी कहानी थी। असल मायने में बांग्लादेश को 1971 में आजाद करवाने वाला भारत ही था। भारत के द्वारा ही बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट किया गया था। असल में बांग्लादेश 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। वो असल में भारत हितैषी था नहीं, लेकिन 1971 में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच बढ़े संघर्ष को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा तत्कालीन रूप से बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी सेना को प्रमोट किया गया और उनको सपोर्ट किया गया। परिणाम यह निकला कि बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत हुई और एक नया देश बनकर आया जिसका नाम बांग्लादेश पड़ा। चूंकि बांग्लादेश भारत की सहायता से बना था, ऐसी स्थिति में बांग्लादेश के सपोर्ट के चलते, भारत के सपोर्ट के चलते एक नेचुरल इंक्लिनेशन बांग्लादेश का भारत के साथ रहा, लेकिन याद रहे मुजीबुर रहमान का रहा। असल मायने में जो बांग्लादेशी थे, जो कि पूर्वी पाकिस्तानी थे, वो तो कभी ना कभी भारत से नफरत रखते ही थे, क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तब ये लोग बंगाल के पूर्वी बंगाल वाले हिस्से में थे और ये भारत की नफरत के चलते ही पाकिस्तान में गए थे। लेकिन अब बांग्लादेश में एक ऐसा तबका था जो भारत हितैषी था और भारत के लिए अपने सीमा क्षेत्र पर पाकिस्तान जैसे दुश्मन के स्थान पर बांग्लादेश जैसा देश था जिसके भारत के प्रति नर्म रवैया था। यही कारण है कि मुजीबुर रहमान की सत्ता भारत हितैषी रही और उनकी बेटी शेख हसीना जब 20 साल तक शासन में रही तो भारत के हित में बहुत फैसले लिए। हालांकि इसका निर्माण भारत के विरोध के लिए हुआ था, पाकिस्तान का, लेकिन अब चूंकि बांग्लादेश था और बांग्लादेश भारत की मदद से बहुत अच्छे से ग्रो भी कर रहा था। पॉइंट नंबर 1। लेकिन यहां पर जो दूसरी पार्टी थी बांग्लादेश के अंदर, वो मुजीबुर रहमान का विरोध कर रही थी। मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के पिता कहलाते हैं, जस्ट लाइक गांधी ऑफ इंडिया, ऐसे मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। बांग्लादेश के अंदर खालिदा जिया के नेतृत्व में भी अपोजिशन बैठा हुआ था। वो चाहता था कि वो सत्ता में आए, लेकिन शेख हसीना लगातार सत्ता में आती जा रही थी और जब ये इस बार 2024 में सत्ता में आई तब तो इन्होंने अपोजिशन को मौका ही नहीं दिया। अपोजिशन चुनाव भी नहीं लड़ा तो भी ये चुनाव जीतकर बैठ गई थी। इस पर विरोध होने लगा, बांग्लादेश में माहौल बनने लगा कि ये केवल भारत के सपोर्ट के कारण ऐसा हो रहा है, भारत सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए बांग्लादेश में शेख हसीना चल रही हैं। शेख हसीना ने इस दौर में, यानी कि जब चौथी बार सत्ता में आई, तब उन्होंने सत्ता में आकर भारत के हित में बहुत फैसले लिए। फिर चाहे मोंगला पोर्ट हो या तीस्ता जल के लिए भारत को ही सर्वे करने का स्थान देना हो, बांग्लादेश के अंदर प्रधानमंत्री के द्वारा भारत हितैषी फैसले लिए जाना, वहां की जनता को, विशेष रूप से जो भारत विरोधी तबका है बांग्लादेश का, जो कि पूर्व में नस्ली पाकिस्तानी है, उसको बहुत बुरा लग रहा था। इसका मतलब यह हुआ कि भारत का प्रेम, बांग्लादेश और भारत का जो प्रेम है वो बांग्लादेश के ही एक तबके को बहुत बुरी तरह चुभ रहा था और वो लगातार इंडिया आउट कैंपेन चला रहा था। हालांकि शेख हसीना ने पूरे दबाव से इंडिया आउट कैंपेन को बुरी तरह कुचला था, लेकिन इस बार शेख हसीना के खिलाफ ही प्रोटेस्ट आरक्षण के कारण शुरू हुआ। एक ऐसा मसला निकला जो संपूर्ण बांग्लादेश के यूथ को कनेक्ट कर गया। यूथ को कनेक्ट करने का बड़ा लॉजिक था कि पूरी आबादी कह रही है कि हमें आरक्षण चाहिए ही नहीं, क्योंकि यहां का जो असली आरक्षण था उसमें 30% के आसपास आरक्षण शेख हसीना के द्वारा उन्हें दिया जा रहा था जो लोग 1971 के युद्ध में मुजीबुर रहमान का समर्थन किए थे।
ऐसे में युद्ध के दौरान शेख हसीना के फादर का समर्थन करने वालों को रिजर्वेशन दिया जा रहा था, इसका असल में जनता विरोध कर रही थी कि आप लोग कब तक उनके परिवारजनों को उनकी जो आपके प्रति वफादारी है उसकी कीमत देते रहेंगे। देश के प्रति काम था जो उन्होंने कर दिया, अब इस बात पर ज्यादा और माहौल नहीं होना चाहिए। हुआ आगे। उसके बाद में फिलहाल यहां की जनता प्रोटेस्ट पर उतरी, विशेष रूप से यूथ प्रोटेस्ट पर उतरा। यूथ ने इतना प्रोटेस्ट किया कि सरकारी विरोध के चलते लगभग 180 बच्चों की जान चली गई, सैकड़ों बच्चे घायल हो गए। यूनिवर्सिटीज के बाहर बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट हुए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तक प्रोटेस्ट में उतर कर आई। छात्रों की संख्या ढाका में इस प्रकार की दिखाई दी जैसे कि जन सैलाब आया हो। इस जन सैलाब ने सत्ता की चूलें हिला दी। असल मायने में शेख हसीना को भी नहीं पता था कि अपने वफादारों के लिए आरक्षण की यह लड़ाई इनके छात्रों को कितनी भारी पड़ने वाली है या इनकी सत्ता को कितनी भारी पड़ने वाली है। छात्रों ने अपनी तरफ से मेजर डिमांड्स रखी। पहला कि जो कोटा सिस्टम है गवर्नमेंट जॉब में उसे खत्म करिए। दूसरा, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स और डिसेबल्ड ग्रुप हैं उनके लिए कोई आप अपनी तरफ से प्रोविजन लाएं तो ला सकते हैं, यानी कि आप 5% तक आरक्षण ले आइए, उससे ज्यादा आरक्षण हम नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट जोर पकड़ने लगे और उन प्रोटेस्ट के चलते बड़ी संख्या में पुलिस वर्सेस प्रोटेस्टर्स के कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए। परिणाम यह निकला कि इसके चलते बांग्लादेश के अंदर जबरदस्त बच्चों की मौत होने लगी। सैकड़ों बच्चों की मौत रिपोर्टेड है, उसके अलावा क्या हुआ यह किसी को नहीं पता है। तमाम प्रकार के प्रोटेस्ट चलने लगे, मतलब हर दिन के हिसाब से खबर आने लगी। लेकिन इस समय एक नारा निकल के आया और वो नारा था डाउन विद द डिक्टेटर, यानी कि तानाशाही हटाओ। ये तानाशाही हटाओ यहां पर इसलिए निकला क्योंकि लंबे समय से शेख हसीना सत्ता में थी और अपोजिशन को चुनाव में बिना पार्टिसिपेट कराए ही चुनावों को जीत रही थी। ऐसे में तानाशाही हटाओ ये छात्रों का प्रोटेस्ट आरक्षण के साथ साथ तानाशाही के खिलाफ भी हो गया। परिणाम निकला बांग्लादेश की सरकार और कोर्ट को झुकना पड़ा। टॉप कोर्ट ने इस फैसले को वापस लिया। खबर निकलकर आई 21 जुलाई को, यानी छात्रों ने मात्र 5 से 7 दिन में ही अपने प्रोटेस्ट के चलते सुप्रीम कोर्ट को झुका दिया। 21 तारीख को बांग्लादेश की कोर्ट ने अपना फैसला वापस लिया और कहा कि आरक्षण सरकार नए सिरे से तय करे, हमें जितना पता था हमने उतना कर दिया। बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश सरकार के द्वारा 93% रिजर्वेशन ऑफर किया गया कि हम 93% तक वो दे सकते हैं, रिजर्वेशन दे सकते हैं। एक बार के लिए लगा कि सारी स्थितियां नॉर्मल हो जाएंगी। 21 तारीख के बाद जब कोर्ट का फैसला हुआ, बांग्लादेश सरकार लेकिन अब अपने खिलाफ जो लोग थे उनसे बदला लेने निकल रही थी। बांग्लादेश सरकार में शेख हसीना को लगा कि जो मेरे विरोध में थे अब उनसे बदला लेने का समय है, क्योंकि उनकी मांगे तो मान ली गई हैं लेकिन जिन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की है उनसे बदला लिया जाएगा। इसी कारण से शेख हसीना ने उन छात्रों पर आफ्टर प्रोटेस्ट रिएक्शंस देने शुरू किए जिन्होंने इस कार्य को लीड किया था, जिनके चलते शेख हसीना को झुकना पड़ा था। परिणाम निकला कि यहां पर 2500 से अधिक जो घायल छात्र थे और 180 से अधिक जो डेथ बच्चे थे, उन बच्चों के समर्थन में अब हुजूम इकट्ठे होने लगे। क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश सरकार अपनों पर अब ज्यादती कर रही थी यह कहते हुए कि देखो रिजर्वेशन तो वापस ले लिया लेकिन जो दंगाई थे उनसे निपटा जाएगा। बांग्लादेश सरकार ने एक बहुत गलत फैसला लिया और वो गलत फैसला था इन छात्रों के ऊपर टेररिस्ट एक्ट चलाना, यानी एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत वो छात्र जो इस पूरी घटना को लीड कर रहे थे उन्हें टारगेट करना शुरू हुआ। हसीना के द्वारा बांग्लादेश की जो नेशनलिस्ट पार्टी अपोजिशन में थी उसे धमकाया गया, जमात के लीडर्स को धमकाया गया कि आपने मेरे खिलाफ ये स्थिति करी है, मैं आप लोगों के खिलाफ फैसले लूंगी। यानी एक तरफ तो 21 तारीख को कोर्ट ने फैसला वापस कर दिया, 22 तारीख से ही शेख हसीना रिएक्शंस देने चली आई। ऐसे में गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑर्डर रिलीज किया गया, कहा गया कि हम कोटा सिस्टम को बना रहे हैं नया तरीके से और प्रोटेस्टर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के ऑर्डर को इनकार कर देते हैं क्योंकि अपोजिशन की वजह से उन्हें लगने लगता है कि सरकार हम पर कुछ कड़े फैसले लेगी। डरकर यूनाइटेड नेशंस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, इन सब ने बांग्लादेश से अपील की कि आप थोड़ा शांति बरतें। इन सभी स्थितियों के चलते, तमाम प्रकार के क्रैकडाउन्स के चलते बांग्लादेश को समझाया गया कि थोड़ा ठंडक रखिए मैडम, मान जाइए, लेकिन आपने एक ना सुनी। और ऐसे में
रिजर्वेशन वापस होने के बावजूद भी प्रोटेस्ट वापस नहीं हुए, क्योंकि मैडम के बयान नहीं रुके। मैडम के बयान ना रुकने पर इन्होंने अपनी तरफ से जो काम किए वो थे कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से उन प्रोटेस्टर्स पर रेड आयोजित करवाई जो कि छात्र थे, जो इस पूरे की पूरे इवेंट को आयोजित कर रहे थे। छात्रों पर हुई इस रेड के चलते सोशल मीडिया को बैन कर दिया, इंटरनेट को बैन कर दिया, कुछ ही सेलेक्टेड प्रकार के सोशल मीडिया और इंटरनेट को जारी रखा। साथ में जो छात्रों की बॉडी थी जमात शिविर, उस जमात शिविर को भी बैन करने का अनाउंसमेंट कर दिया, यानी एक प्रकार की जो छात्र यूनियन है उसको बैन करने की घोषणा कर दी। छात्र अपने ही संगठन जिसके कारण अभी रिजर्वेशन को हटता हुआ पाए थे, उसके खिलाफ सरकारी फैसले से और ज्यादा नाराज हुए। और ज्यादा नाराज होकर वो सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए अब और बड़ी संख्या में उतरने लगे। यह दौर था 29 जुलाई का, यानी आज से कुछ 4-5 दिन पहले का। अब प्रोटेस्टर्स में एक बात की खुशी थी, और वो खुशी इस बात की थी कि उन्होंने अपने दम पर आरक्षण वापस ले लिया है, तो अब सरकार की तानाशाही भी वापस करा के रहेंगे। छात्रों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जब छात्रों ने इतना बलिदान दिया ही है तो हम जमात शिविर को बैन ना होने देकर बांग्लादेश की तानाशाही को रोकेंगे। और हुआ भी यही कि गवर्नमेंट के द्वारा जो जमात शिविर को बैन करने का अनाउंसमेंट हुआ था, उसके ऊपर या शेख हसीना ने अपने गजट नोटिफिकेशन में जमात शिविर को एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत प्रतिबंधित कर दिया। छात्रों का इस दिन गुस्सा जो है वो कंट्रोल से पार हो गया। छात्रों ने 4 तारीख को सभी छात्रों को वापस आह्वान किया कि आप सबको बाहर निकलना है। छात्र एकता को दबाने के लिए सरकारी प्रयास हैं। अगर आज हम बाहर नहीं निकले तो सरकार अपनी तानाशाही से भविष्य के ऐसे आंदोलन जिससे छात्रों के हितों के होने वाले फैसले, जैसे सरकार को झुका करके रिजर्वेशन को वापस करवा दिया, वैसे फैसले भविष्य में भी सरकारें लेती रहेंगी। कल यानी 4 अगस्त के दिन फिर से छात्र एकत्रित हुए और इसे नाम दिया गया फाइनल प्रोटेस्ट, यानी कि आखिरी प्रदर्शन। और इस आखिरी प्रदर्शन की भाप सभी को लग चुकी थी। कल में लगभग 93 लोगों का मारा जाना खबर बना। आप सुर्खियां देखें, 3 तारीख के दिन जिस तरह से इस जनसैलाब ने पूरे बांग्लादेश के अंदर प्रमुख शहर ढाका, चिटागोंग, इन सभी शहरों के अंदर छात्रों का हुजूम देखा, ये वो आंदोलन था जिसे छात्र ही लीड कर रहे थे और इनका उद्देश्य था तानाशाही के खिलाफ खड़े होना, अपने देश की सरकार के खिलाफ खड़े होना। अब मुद्दा आरक्षण नहीं था, आरक्षण के स्थान पर सरकार की उस तुगलकी फरमान को रोकना था जिसके चलते भविष्य में कोई भी प्रदर्शन ना हो पाए। इसी के चलते जनता में सरकार के सामने छात्र निकल कर आए। परिणाम निकला पुलिस और छात्रों के बीच कन्फ्लिक्ट का। परिणाम निकला 93 लोगों की गोली से मौत होने का। लेकिन छात्र अपनी जनसंख्या और अपनी स्ट्रेंथ के आगे ना रुके और वो ताबड़तोड़ बहुत सारी परेशानियों को तोड़ते हुए बांग्लादेश के अंदर मुख्य जो सरकारी भवन हैं वहां पर एंट्री कर गए। आगजनी की तस्वीरें आपके सामने हैं। परिणाम निकलता है कि यहां पर भयंकर राइट्स होते हैं और आज की न्यूज छपती है कि बांग्लादेश की पीएम छात्रों के चलते प्रदर्शन के कारण अपने घर को छोड़कर निकल जाती हैं, अपने पद से इस्तीफा देती हैं। आज की 5 अगस्त तारीख आती है। शेख हसीना पद को छोड़ती हैं, पद को छोड़ करके हेलीकॉप्टर पकड़ती हैं, अपना आनन फानन में जो सामान था वो अपने हेलीकॉप्टर में भरती हैं, वहां से भर के हेलीकॉप्टर से उड़ान लेकर निकल लेती हैं। प्रोटेस्टर्स को अपने प्रोटेस्ट में समझिए कि आग में घी के समान हौसला मिला हो। वो सभी प्रोटेस्टर्स इस खुशी में लबरेज हो गए कि उनके ही इस प्रोटेस्ट के कारण यहां की पीएम निकल करके भागी हैं और इनके पीएम का यहां से निकलकर भागना, तस्वीरों का इस प्रकार से आना छात्रों के बीच में उत्साह को भर देता है कि अब यहां पर सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा, तानाशाही का अंत होकर रहेगा। परिणाम भी निकला। परिणाम के तहत शेख हसीना यहां से आती हैं और शेख हसीना को यहां से रिजाइन होने की खबर, और खबर के साथ यह खबर कि वो भारत में आकर शरण ले रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, इंटरेस्टिंग बात क्या थी, जिस राष्ट्रपिता ने, जिस मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाया, शेख हसीना के फादर मुजीबुर रहमान जिसने बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाया, उनकी ही प्रति को तोड़ते हुए लोग दिखाई दिए। यह बांग्लादेश का दुर्भाग्य है या फिर यह चेतना, यह तो आने वाला इतिहास तय करेगा, इतिहास लेखक तय करेंगे। लेकिन यह दृश्य संभवतया बांग्लादेश को भविष्य में बहुत याद आने वाला है। जिस राष्ट्रपिता ने इनके देश को नाम दिया, जिसने इन्हें देश का दर्जा दिलाया,
आज जनता उसी के ही आइडल को तोड़ रही है। यह है अपने आप में लोकतंत्र का कौन सा रूप है, इसी को समझने का सब लोग प्रयास कर रहे हैं। बात निकलकर आई कि शेख हसीना चली गई तो अब सेना का शासन आएगा, लेकिन सेना की तस्वीर भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। सेना की तरफ से कुछ सैनिक यहां पर शेख हसीना की तस्वीर को उतारते हुए और उसे फेंकते हुए दिखाई दिए। अर्थात सैनिक भी कहीं ना कहीं मन से चाहते थे कि ये सत्ता से हट जाएं, और हटने के बाद में जो तस्वीरें थी वो बिल्कुल श्रीलंका से मिलती जुलती थी। इनके घर में, इनके बेडरूम में प्रोटेस्टर्स घुस गए और जाकर के यहाँ पर बेड पर उत्पात मचाना शुरू किया, इनके स्विमिंग पूल में नहाना शुरू किया। हो सकता है आपको याद आ जाए, बिल्कुल श्रीलंका जैसी तस्वीर नजर आई। मेरे प्यारे साथियों, भारत के पड़ोस में कुछ भी सामान्य नहीं चल रहा है। भारत के पड़ोस में जहां एक और पाकिस्तान पूरी तरह अस्थिर है, नेपाल के अंदर अस्थिरता है, पाकिस्तान के बाद नेपाल, नेपाल के बाद में बांग्लादेश, साथ में श्रीलंका, मालदीव्स के बिगड़ते हालात, ये भारत को अपने आप में एक देश बनाए रखने में बड़ी चुनौती महसूस कराता है। इसी बीच में बांग्लादेश की तरफ से यहाँ के जो जनरल हैं उनका बयान आता है। बयान में वो कहते हैं कि हमने अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान किया है। अंतरिम सरकार का मतलब है चुनाव से पहले की सरकार। बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने एक प्रोफेसर को अपनी तरफ से लीडर घोषित किया है कि इन्हें हम सरकार के अंदर बुलाते हैं, लेकिन देखना होगा कि सरकार के नाम पर सेना ही कहीं शासन ना चलाने लग जाए। ये बड़ी खबर हो सकती है। अब बड़ा सवाल ये कि भारत के पड़ोस में इतनी अस्थिरता भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता है। मेरे प्यारे साथियों, आपको यह समझना होगा कि शेख हसीना अपने देश के लिए चाहे जैसी भी थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को दो टुकड़ों में तोड़कर शेख हसीना को यहां पर बरकरार रख के अपने कई हितों का ध्यान रखा था। उनमें सबसे बड़ा हित था बांग्लादेशियों का अवैध रूप से देश में घुसकर आना कंट्रोल किया गया था। दूसरा हित था कि अगर यह भी आज पाकिस्तान होता तो निश्चित ही भारत से पूर्वोत्तर भारत अलग हो गया होता। इसको समझने के लिए केवल इतना समझना होगा कि अगर यह भी आज पूर्वी पाकिस्तान होता तो चीन के प्रेम के चलते ये वाली जगह पूर्वी पाकिस्तान से नेपाल को कनेक्ट करने के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काट दिया गया होता, यानी चिकन नेक को अलग कर दिया गया होता। भारत का इनके देश में जो इंटरफेरेंस है वो लाजमी था, क्योंकि भारत को अपने हित ध्यान रखने थे और उन हितों का फायदा भी लिया। भारत ने अपने इनके प्रयास से बांग्लादेश में बहुत सारी चीजें स्ट्रेटेजिकली प्राप्त की हैं, जैसे हाल ही में प्राप्त किया मोंगला पोर्ट, जिसे चीन चाहता था लेकिन हमने प्राप्त किया। इसी प्रकार से तीस्ता रिवर के ऊपर जो सर्वे करना था वो भी भारत ने चीन से प्राप्त कर लिया, यानी बांग्लादेश चीन को देना चाह रहा था, उसे हमने प्राप्त कर लिया। और परिणाम भी निकला कि शेख हसीना से चीन चिढ़ गया था और इसके चलते शेख हसीना को 4 दिन की यात्रा 3 दिन में करके लौटना पड़ा था। इस पर भी मैंने आपको सेशन किया था। इस बात से बिल्कुल गुरेज नहीं हो सकता कि बांग्लादेश की इस सत्ता परिवर्तन में चीन का भी साथ हो। और मेरे प्यारे साथियों, फ्यूचर को लेकर के आप आशंकित रहें तो बेहतर है कि आने वाला समय भारत के लिए बांग्लादेश से बिल्कुल अच्छा नहीं है। आने वाले समय में शेख हसीना का सरकार में ना होना भारत के हितों को बड़ी चुनौती पहुंचाएगा। आप में से बहुत सारे लोग इसे अपने अपने राजनीतिक हितों से जोड़कर देख सकते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के लिए अगर आपको इसे देखना है तो बांग्लादेश के अंदर अस्थिरता भारत के लिए किसी भी रूप में अच्छी नहीं है। जिस प्रकार से अमेरिका में इमरान खान की सरकार को हटाकर शहबाज शरीफ की सरकार अमेरिका ने बनवाई थी, इसी प्रकार से संभव है कि यहां पर ये जो बजट लेने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री गई थी वहां पे चाइना, इनको बिलियंस में पैसे चाहिए थे, मिलियंस में देकर लौटा दिया था। हो सकता है कि चाइना ने प्रोटेस्टर्स के पास अपने रास्तों से धन पहुंचाया हो और यहां पर सत्ता परिवर्तन के इस आंदोलन को बरकरार रखा हो। किसी भी चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। देखना होगा कि बांग्लादेश के भविष्य के साथ भारत किस प्रकार से संबंध बरकरार रखता है। और इंटरेस्टिंग बात, आज शेख हसीना इंडिया में है। आपको याद होगा दलाई लामा भागकर जब तिब्बत से भारत आए थे, तब से भारत और चीन एक दूसरे के बड़े दुश्मन बन गए थे। आज अगर शेख हसीना भारत में ही रुकी रह जाती हैं और भारत उन्हें अपने पास
अपने पास ही शरण दे देता है तो क्या भारत बांग्लादेश से युद्ध की स्थिति मोल लेगा? क्या एक पड़ोसी को उकसावे की कार्रवाई करने के लिए मजबूर करेगा? ये देखने वाली स्थिति होगी, क्योंकि यहां से आगे स्थितियां बड़ी क्रिटिकल हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति इस घटना पर कैसी भी प्रतिक्रिया दे, लेकिन याद रखिएगा, हित भारत का सर्वोपरि हो। यह याद हो कि अगर किसी भी प्रकार से बांग्लादेश में कोई भी पाकिस्तानी या चीनी हित की पूर्ति होती है और शेख हसीना वापस यहां रिटर्न नहीं होती हैं, तो आपका यह वाला क्षेत्र बड़ी चिंताओं से गुजरने वाला है। आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर और पूर्वोत्तर भारत के लिए चिंतित होने की आवश्यकता है, जिसको कि आपको बेहतर तरीके से समझ में दिलाने का प्रयास हमने कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, बांग्लादेश में भारत के प्रति जो रवैया बना है, भारत सरकार की किसी भी प्रकार की एक्टिविटी से बना हो, लेकिन भारत के लिए अत्यंत आवश्यक था पूर्वोत्तर से जुड़े रहने के लिए। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। कम ही समय में हमने बहुत सारी जानकारी आप तक देने का प्रयास किया है। संभवतया आपके पास जानकारी पहुंची हो तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि इतनी देर तक आपके सामने सभी जानकारियां समाहित करके दी हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता है। जैसे ही भविष्य में कोई अपडेट आएगा मैं आपके पास पहुंचाता रहूंगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में अपडेटेड रहने के लिए अंकित इंस्पायर इंडिया को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके पास जानकारियां लेकर आते रहेंगे। बाकी हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, अगर आप उसे एनसीईआरटी से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा बैच अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर शुरू हो चुका है। आपके एडमिशंस 10 तारीख तक ही ओपन हैं। क्लासेस लाइव हैं। अगर आप लाइव ना देख पाएं तो उन्हें आप रिकॉर्डेड भी मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी विद प्रॉपर वीकेंड रिवीजन आपके साथ करवाई जा रही है, रिवीजन टेस्ट के साथ करवाई जा रही है। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आप आकर हमें वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। और हां, आप हमें अपडेटेड रहने के लिए ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड अकाउंट।